हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एसिड प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि हम लोग एसिड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, एसिड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमको डेटा के अंदर कंकरेंसी मेंटेन करनी होती, इंटीग्रिटी मेंटेन करनी होती। अब ये कैसे, इसका इस्तेमाल क्यों करते ही हैं। ठीक, देखिए, जब भी हम लोग डेटाबेस में, यानी कि हमारे पास डेटाबेस है, ठीक, एक डेटाबेस है, डेटाबेस और हमारे पास बहुत सारे यूजर है, ए बी सी डी। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है कि लोग एक साथ ही रीड करने लगते हैं, एक साथ ही राइट करने लगते हैं। ठीक, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए कि ए क्या कर रहा है, यहाँ पे राइट कर रहा है, उसी समय बी हमारा क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो बट जब ये ए राइट कर रहा है डेटाबेस के अंदर, उसी फाइल के अंदर एक फाइल है, मान लीजिए फाइल है 123 नाम से फाइल है। ठीक, 123 फाइल है। ठीक, उसी फाइल के अंदर वो राइट कर रहा है, कुछ लिख रहा है। बट वहीं वहीं पे क्या हो रहा है, बी क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। अब जब बी रीड करेगा तो वो सिर्फ कोड ही डेटा देख पाएगा ना, तब तक वो राइट ही कर रहा है ए, तो ये पूरा का पूरा होल इंफॉर्मेशन वो देख ही नहीं पाएगा। ठीक, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वहीं पे इसने कुछ वैल्यू अपडेट कर ली इस फाइल के अंदर, ए ने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल को अपडेट किया फाइल के अंदर, बट बी के पास क्या है, अभी वो ओल्ड ही इंफॉर्मेशन अभी देख रहा है। ठीक, उसको न्यू डेटा के बारे में पता ही नहीं चला। ठीक, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ठीक, इसीलिए जब डेटा में जब भी कभी वो ट्रांजैक्शन होता है, आपने बैंक में देखा होगा, ठीक, कभी ट्रांजैक्शन के समय होता है। ठीक, तब यहाँ पे एसिड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है कि हम लोग डेटा को मेंटेन करते हैं, डेटा की इंटीग्रिटी बनाने के लिए हम लोग एसिड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एसिड प्रॉपर्टीज में वो चार प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक, देखिए, चार जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं, सबसे पहले एक होती है एटोमिसिटी। ठीक, और दूसरी होती है कंसिस्टेंसी, तीसरी होती है आइसोलेशन, और फोर्थ होती है ड्यूरेबिलिटी। एक एक करके हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटोमिसिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है कि रिमेन एटॉमिक। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आपने अभी बैंक में, आपको बता दें, ठीक, आप बैंक की बात करें, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक, आपका एक अकाउंट है। ठीक, आप अकाउंट होल्डर हैं ए के, आपको अकाउंट जो पैसा भेजना है अकाउंट बी पे। ठीक, तो एटॉमिसिटी क्या करती है, या तो आप ट्रांजैक्शन जो होगा वो कंप्लीट होगा, यानी कि अगर 100 रुपए भेज रहे हैं, ठीक, इधर से क्या होगा, डिबिटेड हो जाएगा और बी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना चाहिए, या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो या ट्रांजैक्शन ना ही हो। ठीक, या ट्रांजैक्शन ना हो। ठीक, बीच में नहीं रुकेगा कभी। ठीक, एटॉमिसिटी कहता है कि या तो ट्रांजैक्शन जो हो रहा है या वो तो कंप्लीट हो या वो कंप्लीट ना हो, बीच में नहीं रुकना चाहिए कहीं। ठीक, मान लीजिए कि ए से अकाउंट डेबिटेड हो, ओ सॉरी, डेबिटेड हो गया और बी के अकाउंट में पहुंचा ही नहीं। ठीक, उसको पहुंचने में टाइम लग रहा है, ठीक, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लग रहा है। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, या तो वो अमाउंट क्या हो जाए, बी के अकाउंट में तुरंत पहुंच जाए। ठीक, या अकाउंट वो जो ट्रांजैक्शन है वो हो ही ना अकाउंट। अगर वो अकाउंट मान लीजिए बाय चांस डेबिटेड हो गया, ठीक है, और बी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस अकाउंट में आपका पैसा फिर आपके अकाउंट में आ जाता है, या ऐसा हो। ठीक, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिसिटी का। एसिड प्रॉपर्टी का पहला जो रूल है वो है एटॉमिसिटी। ठीक, चार प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टीज क्या है, एटॉमिसिटी। यहाँ पे क्या कहा गया है, इट मीन्स एटॉमिसिटी डिफाइन दैट data remain atomic. It means any operation is performed on the data, either it should be performed or executed completely or should not be executed at all. मैंने अभी बताया, या तो वो प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए या वो प्रोसेस होना ही नहीं चाहिए। ठीक, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है इट मीन्स द ऑपरेशन शुड नॉट ब्रेक इन बिटवीन और एग्जीक्यूट पार्शली। मैंने आपको बताया आपकी, अगर वो बाय चांस ए से डेबिटेड हो गया, बी के अकाउंट में नहीं गया है, ठीक, वो तुरंत फिर आपके अकाउंट में वही पैसा वापस आ जाना चाहिए। पार्शली ना हो कि मान लो बीच में फंसा रह जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है, बीच में अटका रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी यही करता है। एग्जाम्पल नीचे गिवन है, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक अकाउंट होल्डर है ए, अकाउंट होल्डर है बी। ठीक, उसके में अकाउंट में $30 थे पहले। ठीक, उसने क्या किया, $10 बी को ट्रांसफर करने जा रहा है। ठीक, $10 ट्रांसफर करने गया, यहाँ से डेबिटेड हो गया उसके अकाउंट से, उसके पास कैसा कितना पैसा बचा, $20 बचा। ठीक है, अब क्या हो गया कि वो अकाउंट, यहाँ पे क्या हुआ, $10 पहले क्या था, बिफोर बी के होल्डर में $100 थे, और क्रेडिट होने के बाद अभी भी $100 है। ठीक है, और अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है $100, यानी कि वो इसका मतलब ये हो गया, ये पार्शली एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है,
ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये पार्शली एग्जीक्यूट हुआ, तो इसका मतलब है इसमें एटॉमिसिटी नहीं होगी। ठीक, मैंने अभी आपको बताया कि अगर पार्शली एग्जीक्यूट होगा तो वो एटोमिसिटी कैटेगरी में नहीं आता। तो यहाँ पे क्या है, पार्शली एग्जीक्यूट, नो एटोमिसिटी, एग्जीक्यूशन, टर्मिनेशन। ठीक, यानी कि यहाँ से तो डेबिटेड हो गया बट यहाँ पे क्रेडिट फेल हो गया। ठीक, अगर ये क्रेडिट फेल ना होता तो ये क्या किसको मेंटेन कर रहा होता, एसिड प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी को, एटोमिसिटी होती यहाँ पे। ठीक, इतना आपको समझ में आया कि ये पहली प्रॉपर्टी है। नाउ अब बात करते हैं, अगर इसके मैंने अभी बोला कि पार्शियली एग्जीक्यूटेड, अगर आप इसी में डेटा में क्या है कि वो फुल्ली एग्जीक्यूट कब होगा, जब यहाँ पे जो $10 इसने डेबिटेड हुआ था अकाउंट होल्डर के अंदर ए से, अब वही पैसा और पहुंच जाए अकाउंट होल्डर के बी के अंदर। अगर उसके पास पहले पहले कितना पैसा था, $100 था, और $10 जब आया है दूसरे अकाउंट से, तो उसके पास कितना पैसा होना चाहिए, $110। अगर ये सक्सेसफुली क्रेडिट हो गया और उसके बैलेंस में अपडेट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया है, एटोमिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है और एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। ठीक, ये होती है पहली प्रॉपर्टी, एटोमिसिटी। नाउ अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये एक इसको मेंटेन करके चलना पड़ता है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन चलना पड़ता है। अब ये क्या है, ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर चेंज हो रहा है डेटाबेस के अंदर, ठीक है, उस चेंज को हम लोग प्रिजर्व कर ले ऑलवेज, और अगर कभी भी क्या होगा, ट्रांजेक्शन फेल हो जाए, ठीक, तो वो क्या हो जाए कि वापस फिर से अपनी कंसिस्टेंसी स्टेज में आ जाए, यानी कि उस स्टेज में आ जाए जो पहले था। मैंने अभी बताया, मैंने आपको पहले वाले में, कि अगर ए के अकाउंट से पैसा डिबिटेड हो गया, ठीक, और क्रेडिट नहीं हो बी के अकाउंट में, ठीक, मान लीजिए हम $100 थे, इसने $10 भेजे बी को, बट बी के अकाउंट में पहुंचे नहीं $10, ठीक, नहीं पहुंचे, तो वो फिर वापस इसके अकाउंट में आ जाए $10। ठीक, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, फिर से $100 हो गया ए के होल्डर के अंदर। तो यानी कि फिर से ट्रांजेक्शन वापस आ जाए। ठीक, अगर नहीं पहुंच रहा है तो फिर से वो ट्रांजेक्शन आ जाए। इसका मतलब है कि ओवरऑल कंसिस्टेंसी जो डेटाबेस के अंदर है वो मेंटेन रहे। ठीक, तो इसी तरह एक एग्जांपल यहाँ पे है, पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंसिस्टेंसी मीन द वैल्यू शुड बी रिमेन प्रिजर्व ऑलवेज इन डेटाबेस, द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा शुड बी मेंटेन, which means if change in the database is made, it should remain preserved always. In the case of transaction, the integrity of data is very essential so that database remain consistent before or after transaction. ठीक, मैंने अभी बोला या तो ट्रांजैक्शन अगर हो गया है तो वो कंप्लीट हो, या ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो फिर वो पैसा वापस आ जाए। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, हमारे पास अकाउंट होल्डर ए है, इसके पास अवेलेबल बैलेंस कितना, $300 है। इसने $50 किसको भेजे, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसने $50 भेजे, इस, इसने $50 भेजे बी के अकाउंट में। ठीक, अब $50 इसमें भेज दिए तो 50 माइनस कर दो, कितना होगा, 250 अकाउंट अमाउंट हो गया। अब इस अकाउंट होल्डर के पास, ए के पास कितना पैसा है, $250 है। ठीक, अब इसने क्या किया, $20 भेज दिया सी को। ठीक है, अब $20 भेज दिया सी को, तो किस अकाउंट होल्डर के पास, ए के पास कितना पैसा बचा है, 230 पैसा बचा है। ठीक, अब यहाँ पे समझिए, बी के अकाउंट में कितना पैसा है, $100 है, तो ए के अकाउंट से पैसा डिबिटेड हुआ है और क्रेडिट किसमें हुआ है, बी के अकाउंट में, तो इसके पास कितना पैसा होना चाहिए अब, $150। तो $150 यहाँ पे है, हाँ ठीक, डन। अब ए ने $20 भेजा था सी को, और सी के पास पहले कितना पैसा था, $50 था। ठीक है, अब जब $20 आया है तो 50, जब 50 में और 20 और ऐड हो जाएगा तो कितना पैसा हो जाएगा, $70 हो जाएगा। यानी कि ए ने जब पैसा जो भेजा है बी और सी को, उसका वो पैसा पहुंच गया है, यानी कि उनके अकाउंट में, अकाउंट होल्डर बी और सी के अकाउंट में वो क्रेडिट हो चुका है, यानी कि जो डेटा की कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन है। ठीक, इसीलिए बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी होता है कि डेटा की जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक, नाउ अब आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की। नाउ थर्ड जो प्रॉपर्टी वो है आइसोलेशन। ठीक, अब ये प्रॉपर्टी कहती क्या है वो समझते हो। सबसे पहले आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ठीक, जो टर्म है आइसोलेशन, उसका जो मीनिंग है, उसका मीनिंग है सेपरेशन। अब यहाँ पे क्या होता है डेटाबेस के अंदर, यानी कि हम लोग को जो डेटा है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी कारणवश जो डेटा है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए।
डिफिनेशन समझते हैं। आइसोलेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डेटाबेस व्हेन नो डेटा शुड बी अफेक्टेड अदर वन एंड मे occur concurrently. In the short term, the operation of one database should be begin with the operation of first database get completed. It means two operations are performed on two different database. They may not affect the value of another. यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक डेटाबेस के अंदर हम लोग अगर काम कर रहे हैं, ठीक, अकाउंट होल्डर ए पैसा भेज रहा है बी को या सी को पैसा भेज रहा है, तो ऐसा ना हो कि ये जो बी को पैसा भेज रहा है अगर, ठीक, तो सी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सी की वैल्यू में कुछ चेंजेस ना हो, ठीक। यानी कि वही कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। अगर ए यहाँ से पैसा इसको भेज रहा है, ठीक, अगर ये सी इसका अमाउंट चेक कर रहा है ए का, तो ऐसा ना हो कि इसको अमाउंट दिखा, अगर इसके पास $100 है, $50 भेज रहा है बी को, तो इसके पास कितना पैसा बचना चाहिए, एक $50, ठीक। ऐसा ना हो जब सी रीड कर रहा हो तो इसको $100 ही दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट डेटाबेस पे काम हो रहा है, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो डेटा की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, कोई दूसरे ऑपरेशन में डेटा पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। एग्जांपल तौर पे हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि इफ टू ऑपरेशन आर कंकरेंटली रनिंग टू डिफरेंट अकाउंट देन द वैल्यू ऑफ बोथ अकाउंट शुड बी नॉट गेट अफेक्टेड। मैंने अभी बताया है कि ए बी सी है, अगर ए पैसा भेज रहा है तो वो दूसरे अकाउंट में मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए, वैल्यू अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। जो ए अकाउंट होल्डर है, ठीक, ए अकाउंट होल्डर है, ये ट्रांजैक्शन कर रहा है T1 T2, यानी कि ये ट्रांजैक्शन कर रहा है T1 एंड T2, ठीक। कौन कौन से अकाउंट में, अकाउंट बी में, अकाउंट सी में। अकाउंट बी में क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन 1 कर रहा है, अकाउंट 2 में क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन 2 कर रहा है, ठीक है। दो ए बी और सी क्या है, डिफरेंट अकाउंट है, बट जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यानी कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ये आइसोलेशन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। यहाँ पे देखिए, पहले अकाउंट होल्डर के पास सबसे पहले कितना पैसा है, उसके पास $100 है। अब इसने क्या किया, $20 किसको ट्रांसफर कर दिया, अकाउंट बी को ट्रांसफर कर दिया। यानी कि इसके पास, बी के पास कितना पैसा था, पहले $50 था, तो अब कितना हो गया, $70 हो गया, ठीक। अब $70 हो गया, इसके पास कितना पैसा बचा है, ए के पास $80 है। तो इसने क्या किया, इसने डेबिटेड कर दिया, यानी कि $20 किसको दे दिए, सी को दे दिए। जब $20 सी को दे दिए तो ए के पास कितना पैसा बचा, $60 बचा, और सी के पास कितना पैसा था, $70 था। अगर इसमें $20 और ऐड हो गया, कितना हो गया, $90 हो जाएगा, ठीक। यानी कि दो डिफरेंट अकाउंट पे डिफरेंट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो ये डेटा इफेक्ट नहीं करना चाहिए, समझे। इतना समझ में आ गया आपको। तो अगर जब भी कोई जो दो अलग अलग अकाउंट हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वो एक दूसरे को अगर इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो आइसोलेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। नाउ ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ड्यूरेबिलिटी को फॉलो करना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, इट इंश्योर primacy of something। इसका मतलब है कि durability ensure that data after successful execution of operation become permanent in the database। The durability of data should be so perfect that even if the system fail or lead to crash, the database will still survive। If get lost, it become responsibility of recovery manager of ensure durability of the database। For committing the value, commit command must be every time we make change। इसका मतलब हो, एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि अकाउंट होल्डर ए है, वो एक पैसा भेज रहा है अकाउंट होल्डर बी में, ठीक। मान लीजिए उसने क्या किया, इस्तेमाल किया, नेट का इस्तेमाल किया, किसी का इस्तेमाल किया, बाई चांस बीच में नेट की कनेक्टिविटी नहीं कम हो गई, बट इसके अकाउंट से डेबिटेड हो गया। कभी कभी आप देखते होंगे कि नेट चल रहा है, आपके कोई भी यूपीआई की ट्रांजेक्शन से आपके अकाउंट से पैसा डेबिटेड हो गया, ठीक, किसी कारणवश डेबिटेड हो गया, ठीक। अब मगर बी के अकाउंट में नहीं पहुंचा है किसी कारणवश, तो ये डेट जो रिकवरी मैनेजर का प्रॉब्लम होती है, जो अब यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं या जो बैंक का सर्वर है, उसकी वो होता है कि अगर डेबिटेड अकाउंट हो गया, किसके अकाउंट में जा रहा है, ये इंश्योर होना चाहिए। या तो वो ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, बी के अकाउंट में पहुंच जाए कुछ टाइम में, कुछ टाइम लिमिट में। अगर नहीं पहुंच रहा है पैसा वो बी के अकाउंट में, तो वो वापस फिर से अकाउंट ए के होल्डर में आ जाए, ठीक है।
और अगर ये डेटा लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक की है कि अगर पैसा अगर नहीं पहुंचा इनके अकाउंट में तो ये बैंक देखता है कि अगर बी के अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, नहीं पहुंच पाया बट ए के अकाउंट से डेबिटेड हो गया है, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पैसा वापस फिर से उसी अकाउंट में आए जहां से वो डेबिटेड हुआ है। ठीक। डेटाबेस में और कभी भी और ये भी एक चीज यहाँ पे है, ड्यूरेबिलिटी कहता है कि अगर हर बार जितने भी चार ट्रांजेक्शन होगा उतनी बार वो कमिट होना चाहिए, उतनी बार वो डेटाबेस के अंदर सेव होना चाहिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो कभी भी डेटा लॉस हो तो हम लोग तो उसको रिकवरी कर पाए, रिकवरी इजी हो जाए। ठीक। ये परफॉर्म करता है एसेट प्रॉपर्टी की लास्ट प्रॉपर्टी ड्यूरेबिलिटी। ठीक। ये इंश्योर करता है कि जो डेटाबेस है वो फंडामेंटली सेव रहे, डेटाबेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है तो कंप्लीटली हो, अगर पार्शली हो रहा है तो चेक किया जाए कि वो टाइम लिमिट के अंदर वो जो अमाउंट है वो दूसरे अकाउंट में पहुंच जाए, अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो फिर से उसी अकाउंट में आया जहां से वो डेबिटेड हुआ था। ठीक। तो ये ओवरऑल आज था एसेट प्रॉपर्टी के बारे में। थैंक यू एवरीवन।